लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसी रियासतें रही हैं जो तलवार से अंग्रेजों को हिला कर रख दें और वही रियासत बाद में शांति से भारत में विलय भी करा ले। एक तरफ टीपू सुल्तान के आग उगलते रॉकेट्स थे और दूसरी तरफ बिना खून खराबे का विलय था। सवाल है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आज हिस्ट्री कनेक्ट में कहानी है मैसूर रियासत की। 16वीं सदी में नॉर्थ इंडिया में मुगल अपनी ताकत के पीक पर थे और साउथ इंडिया, वहां पर चेर, चोल, पांड्य, चालुक्य और विजयनगर जैसे साम्राज्यों का बोलबाला था। लेकिन मैसूर की कहानी किसी विशाल साम्राज्य की नहीं, बल्कि भारत के दिल में बसे एक छोटे से एरिया की है, जो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना। आखिर जंग में उलझी रहने वाली ये रियासत राम राज्य कहलाने वाली रियासत कैसे बन गई, और क्या है मैसूर रियासत की पूरी कहानी, जो वाडियार राजवंश से लेकर हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी तक चलती है। और आखिर टीपू सुल्तान के बाद इस रियासत का हुआ क्या, ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मैसूर की कहानी शुरू होती है साल 1399 से, जब दिल्ली की गद्दी पर तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो रही थी और दक्षिण में विजयनगर एम्पायर अपने पैर पसार रहा था। लोक कथाओं और पैलेस क्रॉनिकल्स के हिसाब से द्वारका से दो भाई यदु राय और कृष्ण राय अपनी किस्मत आजमाने साउथ की ओर आए। हिस्टोरिकल सबूत बताते हैं कि ये लोकल योद्धा थे जिन्होंने अराजकता के बीच में अपनी जगह बनाई। यदु राय ने मैसूर के छोटे से क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की और यहीं से आगे चलकर वाडियार राजवंश की नींव पड़ी। ये पहला राजवंश था जो मैसूर पर रूल कर रहा था। उस टाइम पर यह कोई राज्य नहीं होता था, बल्कि एक छोटा सा जागीरदारी वाला एरिया था। वाडियार वंश के राजा विजयनगर के सम्राटों को टैक्स देते थे। यह स्टेट विजयनगर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अपने जोग्राफिकल लोकेशन के कारण व्यापार और स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कावेरी नदी किनारे होने के कारण यह बाकी सभी सिटीज़ से ज़्यादा टैक्स देता था। दूसरी वजह यह थी कि यहाँ पर देवी चामुंडेश्वरी का मंदिर था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई थी। मान्यता यह थी कि देवी चामुंडेश्वरी ने यहीं पर महिषासुर का वध किया था। इसी वजह से इस जगह का नाम भी महिषासुरा के नाम पर पड़ा। लंबे टाइम तक विजयनगर एम्पायर के साथ रिलेशंस का ये सिलसिला चला, लेकिन असली मोड़ आया तब जब 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई। तालीकोटा की लड़ाई इंडियन हिस्ट्री का वो डार्क चैप्टर है जिसने पूरी तरह से साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। जो विजयनगर एम्पायर अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर था, उसे दक्कन की सल्तनतों ने एक साझा गठबंधन से धूल में मिला दिया। रॉबर्ट सवेल अपनी किताब अ फॉरगटन एम्पायर में लिखते हैं कि हम्पी को हफ्तों तक लूटा गया और जलाया गया। विजयनगर के डिक्लाइन के बाद मैसूर जैसे छोटे राज्य अनाथ हो गए, लेकिन इसी अनाथपन में उन्होंने अपनी आज़ादी का रास्ता खोजा। साल 1578 से लेकर 1617 के बीच राजा वाडियार प्रथम की लीडरशिप में मैसूर ने विजयनगर साम्राज्य की कमजोर होती ताकतों का फायदा उठाया और इसी फायदे के चलते उन्होंने अपनी आज़ादी चुनी। राजा वाडियार प्रथम ने 1610 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने इसे राजधानी को मैसूर से बदलकर श्रीरंगपट्टनम कर दिया। यह कावेरी नदी के द्वारा निर्मित एक बहुत ही रेयर आइलैंड था, जो मिलिट्री हमलों के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर का काम करता था। यह मैसूर की सॉवरेनिटी का पहला बड़ा ऐलान था। इसी साल उन्होंने प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की शुरुआत की, जो आज भी मैसूर की पहचान है। 17वीं सदी के अंत तक मैसूर एक रीजनल पावर बन चुका था। चिक्का देव राज वाडियार के शासनकाल में मैसूर ने पहली बार एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का चेहरा देखा। उन्होंने 18 कचहरी नाम से 18 एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग बनाए और मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए। चिक्का देव राय को अच्छे से पता था कि राज्य तभी डेवलप होगा जब उनकी इकोनॉमिक स्थिति पर कोई असर ना पड़े। इसीलिए उन्होंने टैक्स कलेक्शन से लेकर रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करने तक पर ध्यान दिया, ताकि कल को अगर कोई मुसीबत आए तो राज्य के पास अच्छा खासा पैसा रहे उस मुसीबत से निपटने के लिए। यही नहीं, उनके टाइम पीरियड में वास्तुकला, कल्चर और आर्ट के क्षेत्र में भी खूब काम हुआ, जिससे उनकी विरासत और भी मजबूत हुई। चिक्का देव राय की अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि के प्रति उनके कामों ने उन्हें नवकोटि नारायण की उपाधि दिलाई, जो उनकी समृद्धि, उनकी संपत्ति और उनके लिबरल शासन दोनों को दर्शाती है। इस तरह विजयनगर से अलग होने के बाद मैसूर की गाड़ी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अभी भी आगे चलकर कई चैलेंजेस आने बाकी थे। ये वो टाइम था जब मैसूर धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट ताकत बन रहा था, लेकिन इस दौरान इन्हें मराठों और मुगलों से स्ट्रगल भी करना पड़ा। नंजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया
और त्रिचुरापल्ली यानी आज के तमिलनाडु पर इन्होंने कब्जा कर दिया। दोस्तों, हिस्ट्री की एक फितरत यह है कि यहाँ पर पीस और जो स्टेबिलिटी है वो परमानेंट नहीं होती। 18वीं सदी के मध्य में वाडियार शासक और भी कमज़ोर होने लगे। इस टाइम पर मैसूर की गद्दी के पीछे एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनका नाम था हैदर अली। हैदर अली कोई प्रिंस नहीं थे, बल्कि एक सिंपल से सैनिक थे। इन्होंने कई साल तक काम करने के बाद सेनापति का ओहदा हासिल किया। 1761 में हैदर अली ने कमज़ोर वाडियारों का फ़ायदा उठाकर बिना खून बहाए सत्ता अपने कब्जे में कर ली। हैदर अली का ये कदम अपने आप में एक विस्फोट था। इस दौर में मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ तीनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। हैदर अली ने देखा कि मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ ये तीनों गिद्ध की तरह मैसूर पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इनसे बचने के लिए हैदर अली ने मैसूर की आर्मी को यूरोपियन आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी और जंग में पहली बार रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यही नहीं, हैदर अली ने फ्रांसीसियों से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और उनसे मॉडर्न तोपखाने और हथियारों को भी अपने नाम कर लिया। इस दौरान साउथ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी बिखरी हुई थी। मैसूर को बचाए रखने के लिए हैदर अली ने मराठों से भी लड़ाई लड़ी। फिर निज़ाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इन्होंने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराया। ये लड़ाई 1767 से 1769 के बीच हुई। फिर अप्रैल 1769 में अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि भी हुई। हालांकि ये संधि बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। 2 साल बाद 1771 में हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1771 में मराठा सेना ने मैसूर पर अटैक कर दिया। तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन नहीं कर पाए। इसके चलते हैदर अली ने मद्रास की संधि को मानने से मना कर दिया और फ्रांसीसियों के साथ दोबारा ट्रेड शुरू कर दिया। इधर फ्रांसीसियों और हैदर अली की बढ़ती करीबी से अंग्रेज़ों को दिक्कत होने लगी। इसके चलते अंग्रेज़ों ने माहे पर कब्जा करने के लिए हैदर अली पर अटैक कर दिया। ये दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का ऐलान था। आप हैरान होंगे, लेकिन इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया अंग्रेज़ों को हराने के लिए। इन्होंने कर्नाटक पर हमला करके आरकोट पर कब्जा कर दिया। साल 1781 में कर्नल बेली की ब्रिटिश सेना को भी इन्होंने हरा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली और मराठों और निज़ाम के साथ गठबंधन करके हैदर अली से इनको दूर कर दिया। हालांकि हैदर अली ने फिर भी हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे। नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो यानी आज के तमिलनाडु में इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर हैदर अली ने दोबारा पलटवार करते हुए अंग्रेज़ों को हराया और उनके सेनापति ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। ये मैसूर के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। हैदर अली इस जंग में बहुत ज़्यादा घायल हो गए, जिसके चलते 1782 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनका उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान। इस तरह काफ़ी मुश्किलों में टीपू को गद्दी मिली। मालाबार, कोडागू और बेदनूर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज के विद्रोहों को शांत करने का दबाव गद्दी संभालने के साथ ही टीपू के ऊपर था। टीपू ने भी इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। अपने पिता के साथ मिलकर उसने दोनों जंगें लड़ी थी और आगे चलकर 2 और जंगें अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको लड़नी थी। इतिहासकार ब्रिटल बैंक के हिसाब से टीपू मैसूर को यूरोपियन ताकतों का मॉडर्न कॉम्पिटिटर बनाना चाहता था और इसी वजह से इन्होंने टेक्नोलॉजी पर खूब इन्वेस्ट किया। टीपू को युद्ध में रॉकेट के इस्तेमाल की शुरुआत का क्रेडिट दिया जाता है। कहते हैं कि टीपू के रॉकेट इतने असरदार थे कि अंग्रेज़ों की सेना में भगदड़ मच जाती थी। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सुधारों की शुरुआत की, बल्कि इन्होंने नए सिक्के भी चलाए। मैसूर में इन्होंने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया और रेशम के प्रोडक्शन को भी शुरू किया। आज भी ये रेशम प्रोडक्शन कई कन्नड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा कुछ लोग दावा करते हैं कि निचली जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में सुनकर, जिन्हें उस टाइम पर ब्लाउज पहनने की भी परमिशन नहीं थी, टीपू ने पर्सनली उन्हें कपड़े भी दिलाए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों, मराठों और हैदराबाद के निज़ामों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इन्होंने फ्रांस से मदद लेने की कोशिश भी की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें अलग थलग करके 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में इनको मार दिया। टीपू सुल्तान के कामों को लेकर आज भी लोग हैरान होते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब अपनी रिसर्च में बताते हैं कि टीपू के टाइम पर मैसूर की जीडीपी बंगाल का मुकाबला कर रही थी। इन्होंने रेशम के ट्रेड को बढ़ावा दिया, राज्य की अपनी बैंकिंग सिस्टम को शुरू किया और नेवी खड़े करने की कोशिश की। टीपू के रॉकेट आज भी लंदन के म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान होती है कि उस दौर में एक भारतीय राजा ने लोहे के आवरण वाले रॉकेट कैसे बना लिए। लेकिन टीपू के कुछ कामों को लेकर हिस्टोरियंस डिवाइडेड भी नजर आते हैं। मोहिबुल हसन जैसे इतिहासकार टीपू को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिकतावादी मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी हार नहीं मानी। वहीं दूसरी ओर विक्रम संपत और एस एल भैरप्पा जैसे लेखक टीपू के उन पहलुओं को भी उजागर करते हैं
जो डरावने हैं, खासकर कुर्ग और मालाबार में किए गए धर्म परिवर्तन और मंदिरों का विनाश। विलियम लोगान का मालाबार मैनुअल उन अत्याचारों की गवाही देता है जो टीपू की सेना ने उस एरिया में किए। ये इतिहास का बहुत अजीब सा चैप्टर है, जिसमें एक तरफ टीपू श्रृंगेरी मठ की रक्षा के लिए दान देता है, तो दूसरी तरफ अपने ही दुश्मनों के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है। टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने टीपू के महल से बेशुमार दौलत लूटी और मैसूर के एम्पायर को आपस में बांट लिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक चालाकी की। मैसूर की गद्दी वापस वाडियार राजवंश को सौंप दी, जो कि यहाँ को सबसे पहले स्टैब्लिश करने वाले राजा थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त थी सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि। अब मैसूर एक आज़ाद राज्य नहीं बल्कि ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गया था। इन्होंने महाराजा कृष्णराज वाडियार तृतीय को गद्दी पर बिठाया, लेकिन शासन की लगाम अंग्रेजों के रेजिडेंट के हाथ में थी। 1831 में कुप्रबंधन का आरोप लगाकर मैसूर को भी अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। अगले 50 साल मैसूर को अंग्रेज कमिश्नर्स ने चलाया। मार्क कब्बन जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ पर सड़कें बनवाई और नहरों का जाल बिछाया। लेकिन मैसूर के लोगों को अभी भी अंग्रेजों की जगह अपने पुराने राजपाट में वापस लौटना था। आखिरकार साल 1881 में रिडेंशन के जरिए सत्ता फिर से वाडियारों को सौंप दी गई और यहीं से शुरू हुआ मैसूर का वो दौर जिसे इतिहास गोल्डन टाइम पीरियड कहता है। 1902 में जब कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने सत्ता संभाली तो मैसूर की किस्मत बदल गई। उन्हें राजर्षि कहा जाता था। उन्होंने एक ऐसे दीवान को चुना जिनकी दूरदर्शिता ने मॉडर्न इंडिया की रूपरेखा तैयार की। इनका नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइज और पेरिश, यानी कि या तो इंडस्ट्री लगाओ या फिर मिट जाओ। उनकी लीडरशिप में मैसूर में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। फिर बेंगलोर ऐसा शहर बना जहां पहली बार बिजली की रोशनी पहुंची। मैसूर सैंडल सोप, मैसूर सिल्क और भद्रावती स्टील प्लांट जैसे कारोबार शुरू हुए जिन्होंने मैसूर की इकोनॉमी को कई गुना बढ़ा दिया। गांधी जी ने जब मैसूर का दौरा किया था तो वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सोशल जस्टिस को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे राम राज्य की उपाधि दी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैसूर वो पहला राज्य था जिसने 1921 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया। यहाँ का एजुकेशन लेवल और वुमेन्स की कंडीशन ब्रिटिश इंडिया के कई स्टेट से भी अच्छी थी। जब 1940 के दशक में भारत की आज़ादी की सुगबुगाहट तेज हुई तो मैसूर के सामने एक बड़ा चैलेंज था। क्या उसे एक आज़ाद देश बने रहना चाहिए या फिर वापस भारत में मिल जाना चाहिए? उस समय मैसूर के राजा थे जयचामराज वाडियार। वो एक म्यूजिशियन थे, एक फिलोसोफर थे और बहुत पढ़े लिखे शासक थे। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी, लेकिन उस टाइम पर डेमोक्रेसी की लहर चल रही थी। 9 अगस्त 1947 को जब भारत अपनी आज़ादी से महज कुछ दिन दूर था, महाराजा जयचामराज वाडियार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों के अपोजिट, जहां बहुत खून खराबा हुआ, आर्मी का इस्तेमाल हुआ और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी खेलनी पड़ी, मैसूर का भारत में विलय पूरी तरह से पीसफुल था। महाराजा ने अपनी मर्जी से अपनी शक्तियां भारत सरकार को सौंप दी। वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि मैसूर का विलय सरदार पटेल के लिए सबसे आसान और सबसे ज़्यादा संतोषजनक रहा, क्योंकि वहाँ के राजा ने नेशन की यूनिटी को अपनी पर्सनल सत्ता से ऊपर रखा। अक्टूबर 1947 में मैसूर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। जयचामराज वाडियार को राज्य का पहला राजप्रमुख बनाया गया। मैसूर का वो पुराना गौरव जो कभी टीपू की तोपों से गरजता था, अब डेमोक्रेसी की शांति में बदल गया था। लेकिन सवाल है कि क्या ये सफ़र इतना ही ईजी था? हकीकत में ये विलय मैसूर के लोगों की आकांक्षाओं का नतीजा था, जो दशकों से मैसूर चलो जैसे आंदोलनों के जरिए जिम्मेदार सरकार की मांग भी कर रहे थे। मैसूर एक ऐसा स्टेट था जिसने अपनी परंपराओं को खोए बिना मॉडर्निटी को गले लगाया। दशहरा का वो हाथी जिस पर कभी राजा बैठते थे वो आज भी निकलता है, लेकिन जब वो किसी राजवंश की शक्ति का प्रतीक आज नहीं रह गया बल्कि भारत की कल्चरल धरोहर का प्रतीक बन गया है। टीपू की तलवार आज भी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, और वाडियारों का प्रशासन याद दिलाता है कि सुशासन या रामराज असल में होता कैसा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मैसूर रियासत की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।